साप्ताहिक जीके रविवार 30 क्वेश्चनों की श्रृंखला में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। इस श्रृंखला का ये भाग दूसरा है। इससे पहले भाग 1 का वीडियो पड़ चुका है दोस्तों, आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। दोस्तों इसमें कुछ विषयों का सम्मिश्रण होता है, जैसे करंट अफेयर्स, सामान्य हिंदी, सामान्य विज्ञान, भूगोल, इतिहास, संविधान और पर्यावरण जैसे विषयों का ये सम्मिश्रण होता है दोस्तों। और इसमें हम 30 क्वेश्चनों की जो है एक सीरीज बनाते हैं, जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, क्योंकि इसके अंत में हम आपसे 2 क्वेश्चन करेंगे, जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। यदि आप नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन की घंटी है, आप उसको दबा दीजिए, ताकि यहाँ से आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो आइए इस श्रृंखला का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। हाल ही में मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया, यह किस राज्य में है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर झारखंड। तो जो मंडुआडीह रेलवे स्टेशन है दोस्तों, ये वाराणसी में है और इसका नाम बदल करके जो है अब बनारस कर दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि जो वाराणसी ज़िला है ये आपके उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है, इसलिए ऑप्शन पहला सही हो जाता है। आइए इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कोविड-19 से जुड़ा द कोरोना फाइटर्स गेम किसने लॉन्च किया? कोविड-19 यानी कोरोना वायरस से जुड़ा हुआ ये तथ्य है, जो कि इससे लड़ने के लिए एक कोरोना फाइटर्स गेम लॉन्च किया गया है। ऑप्शन है प्रकाश जावड़ेकर, डॉक्टर हर्षवर्धन, पीयूष गोयल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर हर्षवर्धन। ये आपके केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं और इन्होंने ही कोरोना से लड़ने के लिए कोरोना फाइटर्स गेम लॉन्च किया है। आइए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य अब की बार अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की मेज़बानी करेगा? ऑप्शन है महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा या फिर केरल। तो इसका राइट आंसर होगा सी वाला ऑप्शन, यानी कि गोवा। गोवा ही अब की बार अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की मेज़बानी करेगा। आइए इसका चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अनुसार भारत में सबसे स्वच्छ राज्य किसे घोषित किया गया है? ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, झारखंड या फिर छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर होगा डी वाला ऑप्शन, यानी कि छत्तीसगढ़ को 2020 के अनुसार स्वच्छता जो सर्वेक्षण के अनुसार निकाला गया है, ये जो है छत्तीसगढ़ को निकाला गया है। इससे पहले हम आपको बता दें कि 2020 में जो शहर घोषित किया गया था स्वच्छता में, ये आपका है मध्य प्रदेश का इंदौर शहर। आइए पाँचवा नंबर देख लेते हैं। पाँचवा नंबर कह रहा है हाल ही में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी CET के आधार पर नौकरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक या फिर मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश, यानी डी वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर है। हाँ, छठवां क्वेश्चन है मूर्धन्य सा किसे कहते हैं? तो मूर्धन्य सा किसे कहते हैं? ऑप्शन है खट्टी सा को, बड़ा सा को, छोटा सा को या फिर हा को। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा जो मूर्धन्य सा होता है ये खट्टी सा को कहा जाता है, यानी ए वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर है। बड़ा सा को तालब्य सा कहते हैं और छोटा सा को दंत सा के नाम से जानते हैं। आइए सातवां नंबर देख लेते हैं। सातवां नंबर है अलंकार किन 2 शब्दों से मिलकर बना है? ऑप्शन है अलंग धनकार, बी है अलम धनकार, अगला है अलंक धनकार या फिर अंक धनकार। तो इसका राइट आंसर होगा अलम धनकार। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हलंत रहेगा ये। आइए आगे देख लेते हैं आठवां क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन है कि अधपका में कौन सा समास है? द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास या फिर तत्पुरुष समास। तो देखिए अधपका, अधपका का मतलब है कि कोई वस्तु है वो
जो है आधा पका। कैसा पका है? आधा पका है। तो आधा जो पका है वो आपका विशेषण है और जो कोई वस्तु है वो आपका विशेष है। जैसे मान लीजिए कोई आम है, ये आम है और आम जो है ये आधा पका है और आधा नहीं पका है। तो ये जो आम रूपी वस्तु है ये आपका विशेष है और जो पकने की प्रक्रिया है, इसमें जो ये पकने की प्रक्रिया है यही आपका विशेषण है। तो जहाँ विशेषण और विशेष की बात होती है वहाँ आपका कर्मधारय समास होता है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाता है। जैसे हम कह दें कि नील गाय, तो गाय कैसी है? नीली है। तो जो नीला शब्द है ये आपका विशेषण है, यानी विशेषता बता रहा किसकी? गाय की। यानी गाय कैसी है? नीली है। तो यहाँ पे कर्मधारय समास होगा। आइए 9वां नंबर देख लेते हैं। हमारा 9वां नंबर है, रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ऑप्शन है संस्कृत के 4 अध्याय, उर्वशी, परशुराम की प्रतिज्ञा या इनमें से कोई नहीं। तो इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला था ये उर्वशी के लिए मिला था, इसलिए यहाँ पे बी वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा। और संस्कृत के 4 अध्याय, इसके लिए इनको जो है साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था। ये 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन है, 2 वर्णों के मेल से जो विकार यानी परिवर्तन होता है उसे कहते हैं? संधि कहते हैं, समास कहते हैं, स्वर कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा, इसको संधि कहते हैं, यानी ए वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा। और ये तो थी बात 2 वर्णों की, यानी 2 वर्णों के मेल से जो है संधि बनता है। अगर 2 शब्दों का मेल हो जाता है तो समास हो जाता है। स्वर आप लोग जान ही रहे हैं किसी की सहायता से नहीं बोले जाते हैं, ये स्वतंत्र होते हैं। और व्यंजन जो होते हैं ये स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। आइए 11 नंबर देख लेते हैं। 11 नंबर है, ठंड के दिनों में लोहे के गुटके एवं लकड़ी के गुटके को प्रातःकाल छुएं तो लोहे का गुटका ज़्यादा ठंड लगता है क्योंकि? ऑप्शन है लोहे के गुटके का ताप लकड़ी के ताप से कम होता है इसलिए। अगला है लोहे का गुटका लकड़ी से भारी होता है इसलिए। लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है इसलिए। या फिर लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का खराब चालक होता है इसलिए। तो देखिएगा दोस्तों कि ठंडी के दिनों में, यानी ठंड के दिनों में जो लोहे का गुटका होता है वो लकड़ी के अपेक्षा जो है ज़्यादा ठंड होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि ये जो लोहा होता है ऊष्मा का अच्छा चालक होता है इसीलिए। यानी कि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, यानी सी वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आइए 12 नंबर देख लेते हैं। 12 नंबर है, हाइड्रोजन बम किस क्रिया पर कार्य करती है? ऑप्शन है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, रेडियो एक्टिविटी विखंडन या फिर उपर्युक्त सभी। तो देखिएगा कि हाइड्रोजन बम जो होती है, हाइड्रोजन बम हुआ, आपका तारे हुए और सूर्य हो गया, ये सब जो है नाभिकीय संलयन पर कार्य करती हैं। नाभिकीय संलयन वो होता है कि जब 2 हल्के तत्व आपस में जुड़ करके एक अपार ऊर्जा जहाँ उत्पन्न करते हैं उसको कहते हैं नाभिकीय संलयन। दोस्तों आप लोग जान ही रहे होंगे कि जो सूर्य है ये हाइड्रोजन और हीलियम 2 हल्के तत्वों से मिलकर बना है, लेकिन इसमें अपार ऊर्जा होती है। तो यहाँ पे 12 का ए वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा कि ये नाभिकीय संलयन पर कार्य करती हैं। नाभिकीय विखंडन की अगर हम बात करें तो ये नाभिकीय विखंडन जो होता है ये परमाणु बम में होता है। ये इसकी प्रक्रिया जो होती है ये इस तरह से चलती है, यानी 2 + 4, ये मैं नाभिकीय विखंडन की बात कर रहा हूँ, + 8, इस तरह से ये चलता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर एक फूटा, मान लीजिए एक फूट गया, इसमें कोई ये परमाणु बम है, एक इसमें फूटा, तो फूटने के बाद ये इसके 2 भाग हो जाएंगे। तो 2 भाग होने के बाद एक मिस हो जाएगा, फिर इसमें से ये 4 भाग निकलेंगे, फिर इसमें ये 2 मिस हो जाएंगे जो है, उसके बाद ये इसमें से फिर
8 भाग निकलेंगे, यानी 4 इसमें और 4 इसमें। तो इस तरह से इसकी प्रक्रिया होती है नाभिकीय विखंडन की, यानी परमाणु बम की। आइए 13 नंबर देख लेते हैं। 13 नंबर है, केचुए में कितनी आँखें होती हैं? ऑप्शन है 1, एक भी नेत्र नहीं, सी है 2, या डी है बहुत। तो केचुए में जो है आँखें होती ही नहीं है, इसलिए बी वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा कि एक भी नेत्र नहीं। आइए 14 नंबर देख लेते हैं। 14 नंबर है हमारा, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलने से कमरे के ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन है ताप घट जाता है, ताप स्थिर रहता है, ताप बढ़ जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा यानी सी वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा कि इसका ताप जो है बढ़ जाता है। इसको आप वेरी कर लीजिएगा दोस्तों, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो इसका है ताप बढ़ जाता है। आइए आगे देख लेते हैं 15 नंबर। 15 नंबर है, किस वनस्पति खाद में अधिकतम प्रोटीन होता है? चना, मटर, अरहर, या फिर सोयाबीन। तो इसका राइट आंसर होगा आपका सोयाबीन, यानी डी वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा। सबसे अधिक जो है प्रोटीन होता है इसमें। आइए इसके बाद देख लेते हैं 16 नंबर। 16 नंबर है हमारा, हंटर आयोग ने किस विकास पर बल दिया था? तो हंटर आयोग ने किस विकास पर बल दिया था? ऑप्शन है उच्चतर शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, स्त्री शिक्षा, या फिर तकनीकी शिक्षा। तो इसका राइट आंसर होगा बी वाला ऑप्शन, यानी प्राथमिक शिक्षा पर। प्राथमिक शिक्षा पर ही जो है विकास पर बल दिया गया था हंटर आयोग के द्वारा। आइए 17 नंबर देख लेते हैं। 17 नंबर है, देश प्रेम धर्म है और धर्म भारत के प्रति प्रेम, यह कथन किसका है? ऑप्शन है राजनारायण बोस, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इसका राइट आंसर होगा डी वाला ऑप्शन, यानी बंकिम चंद्र चटर्जी। इन्होंने ही कहा था कि देश प्रेम धर्म है और धर्म भारत के प्रति प्रेम है। आइए 18 नंबर है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन है विराट कोहली, रोहित शर्मा, युवराज सिंह, या फिर वीरेंद्र सहवाग। तो इसका राइट आंसर होगा युवराज सिंह। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ जो है युवराज सिंह की आत्मकथा है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 नंबर है, चीनी यात्री फाहियान किसके समय में भारत आया था? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, और यहाँ से बहुत ही ज़बरदस्त फंसाने की कोशिश भी करता है। ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में जो है चीनी यात्री फाहियान आया था। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय में, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय काल में आया था। आपके एक और हैं चीनी यात्री ह्वेनसांग, तो हा से ह्वेनसांग और हा से हर्षवर्धन। तो ह्वेनसांग जो चीनी यात्री था वो हर्षवर्धन के समय काल में आया था। आइए 20 नंबर देख लेते हैं। 20 नंबर है हमारा, लाख बख्श किस दास को कहा जाता है? तो लाख बख्श किस दास को कहा जाता है? ऐबक को, इल्तुतमिश को, मोहम्मद बिन तुगलक को, फिरोज शाह तुगलक को। तो इसका राइट आंसर होगा कि ऐबक को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके समय काल में बकरी और शेर एक ही घाट पे पानी पीते थे। कहने का मतलब है कि राजा और रंक में कोई फर्क नहीं होता था। आइए 21 नंबर देख लेते हैं। हाँ 21 नंबर है, सूर्य ग्रहण तब होता है जब, ऑप्शन है सूर्य और पृथ्वी के मध्य में चंद्रमा हो। आइए इसको हम जो है प्रैक्टिकल के माध्यम से दिखाते हैं। मान लीजिए ये आपका सूर्य है, ये आपका सूर्य है, बीच में आपका जो है चंद्रमा है, और ये वाला भाग आपका पृथ्वी है। अब देखिएगा, पहला ऑप्शन कह रहा है कि सूर्य और पृथ्वी के मध्य में चंद्रमा हो। तो यहाँ पे देखिए
सूर्य और पृथ्वी के मध्य में चंद्रमा हो। तो ये आपका ये वाला भाग सूर्य है और ये वाला भाग पृथ्वी है, तो इसके मध्य में चंद्रमा है ही। ठीक है, ये भी ऑप्शन सही है। बी है सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य में ना हो। तो जो सूर्य है ये आपकी पृथ्वी है, ये आपकी चंद्रमा है, तो इसके बीच में सूर्य नहीं है, इसलिए यहाँ पे बी वाला ऑप्शन भी सही है। सी कहता है कि चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के मध्य में हो। तो चंद्रमा जो है ये बीच में है, ये सूर्य है और ये आपकी पृथ्वी है, तो इसके मध्य में चंद्रमा है, यानी सी वाला ऑप्शन भी सही है। डी कहता है कि उपर्युक्त सभी, तो यानी कि सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा होता है। इसीलिए पृथ्वी से देखने पर जो है ये चंद्रमा का उपछाया बन करके सूर्य पर पड़ता है, इसीलिए कुछ भाग सूर्य का दिखाई देता है और कुछ भाग नहीं दिखाई देता है। इसी को कहते हैं सूर्य ग्रहण। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा, यानी डी वाला ऑप्शन यानी उपर्युक्त सभी सही हैं। आइए 22 नंबर देख लेते हैं। 22 नंबर है भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो सागर से लगते हैं। ऑप्शन है 10 राज्य, 9 राज्य, 8 राज्य या फिर 7 राज्य। तो इसका राइट आंसर होगा बी वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा कि 9 राज्य। 9 राज्यों की सीमा जो है भारत से लगती है, जो समुद्र से सटे हुए हैं। आइए 23 नंबर देख लेते हैं। 23 नंबर है निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है। सही की बात कर रहा है कि कौन सा जोड़ा इसमें सही है। ऑप्शन है उत्पादक हिरण। तो देखिए उत्पादक हिरण नहीं होता है बल्कि घास होता है, यानी उत्पादक में ये घास में चला जाएगा। फिर कह रहा है बी वाला ऑप्शन, यानी ये पहला वाला ऑप्शन ये गलत हो जाएगा क्योंकि उत्पादक हिरण नहीं बल्कि घास होता है। बी है प्राथमिक उपभोक्ता तेंदुआ। तो प्राथमिक जो उपभोक्ता होते हैं ये तेंदुआ नहीं बल्कि हिरण होते हैं, यानी कि हिरण जो है प्राथमिक उपभोक्ता है। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। सी कह रहा है कि द्वितीय उपभोक्ता घास। तो द्वितीय जो उपभोक्ता होते हैं ये घास नहीं बल्कि तेंदुआ होता है, यानी तेंदुआ जो है आकर के द्वितीयक में हो जाएगा, द्वितीयक उपभोक्ता। कहने का मतलब है कि द्वितीय उपभोक्ता आपका तेंदुआ है, घास नहीं है। घास जो है आपका उत्पादक है। फिर डी कह रहा है कि अपघटक बैक्टीरिया। जी हाँ, यहाँ पे डी वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर जाएगा कि जो अपघटक होते हैं वही जो है बैक्टीरिया, यानी जैसे कोई जानवर मर जाता है तो उसको बैक्टीरिया ही ख़त्म करते हैं, उसी को कहते हैं अपघटक। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन का जो जोड़ा है वो सही है। आइए 24 नंबर देख लेते हैं। 24 नंबर है क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942 में, 1946 में, 1947 में या फिर 1948 में। तो इसका राइट आंसर होगा 1942 में। क्रिप्स मिशन जो भारत आया था ये 1942 में आया था, यानी ए वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर है। ये 25 नंबर देख लेते हैं। 25 नंबर है कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा मिला। इसे भारत में लागू किया गया, यानी भारत में कब लागू किया गया, कहने का मतलब ये है। ऑप्शन है 1 अप्रैल 2011, बी है 1 अप्रैल 2010, सी है 1 अप्रैल 2009, डी है 1 अप्रैल 2008। तो इसका राइट आंसर होगा 1 अप्रैल 2010, यानी बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 21 का के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार दिया गया कि जो 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया जाए। तो ये भारत में पूरी तरह से 1 अप्रैल 2010 में लागू कर दिया गया था। आइए 26 नंबर देख लेते हैं। 26 नंबर है सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक हैं। दोस्तों एक चीज़ और हम बताते चलें कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो अधिक से अधिक अपने मित्रों को भी शेयर करें और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही हम वीडियो जो है हर रविवार को 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर के आएंगे जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है। ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड व डाईऑक्सीसिन, बी है कार्बन मोनोऑक्साइड व निकोटीन, सी है कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन,
डी है मोनोऑक्साइड या कार्बन। तो इसका राइट आंसर होगा सी वाला ऑप्शन, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन। सिगरेट के धुएं में जो मुख्य रूप से जो प्रदूषक होते हैं ये कार्बन मोनोऑक्साइड व एक बेंजीन नामक एक तत्व भी होता है, वो भी विषैला होता है। आइए 27 नंबर देख लेते हैं। 27 नंबर है कि कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहाँ से तीनों रेखाएं यानी कर्क, मकर, भूमध्य तीनों रेखाएं गुजरती हैं। ऑप्शन है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप या फिर ओशनिया महाद्वीप। तो इसका राइट आंसर होगा बी वाला ऑप्शन, यानी अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप ही एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। दोस्तों कर्क रेखा को जो है नदी की अगर हम बात करें तो कर्क रेखा को माही नदी आपके भारत में ही जो है 2 बार काटती है, माही नदी। और मकर रेखा को लिम्पोपो नदी है एक, लिम्पोपो नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है, ये अफ्रीका महाद्वीप में काटती है। और भूमध्य रेखा को 2 बार जो है कांगो नदी काटती है, कांगो, ये जो है कांगो नदी जो है ये भूमध्य रेखा को अफ्रीका महाद्वीप में ही जो है 2 बार काटती है। आइए 28 नंबर देख लेते हैं। 28 नंबर है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, गणराज्य शब्द जोड़े गए तो किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए। ऑप्शन है 31वां संविधान संशोधन, बी है 44वें संविधान संशोधन, सी है 42वें संविधान संशोधन, डी है उपर्युक्त सभी। तो ये जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन, यानी कि सी वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर है। आइए 29 नंबर देख लेते हैं। 29 नंबर है विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। ऑप्शन है अमेजन नदी, नील नदी, डेन्यूब नदी या फिर गंगा नदी। तो इसका राइट आंसर है ए वाला ऑप्शन, यानी अमेजन नदी। और ये अमेजन नदी एंडीज सबसे लंबी, जो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है एंडीज पर्वतमाला, वहीं से निकलती है। नील जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है और डेन्यूब ये यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है। और डेन्यूब जो है 4 देशों की राजधानियों से होकर गुजरती है, इसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और गंगा ये भारत की सबसे बड़ी नदी है। आइए 30 नंबर और अंतिम देख लेते हैं। ये हमारा अंतिम और 30वां क्वेश्चन है दोस्तों, और इसके बाद हम आपसे 2 क्वेश्चन जो है पूछेंगे जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो ये 30वां क्वेश्चन है कि संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया। ऑप्शन है 24वें संशोधन के द्वारा, 42वें संशोधन, 45वें संशोधन या फिर 44वें संशोधन। तो इसका राइट आंसर होगा ए वाला ऑप्शन, यानी 24वें संशोधन के द्वारा ही जो है संविधान में अधिकार दिया गया कि जो मौलिक अधिकार है उसमें संशोधन करने का। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। तो आज नोट करें आज का हमारा पहला प्रश्न। हाँ, तो हमारा पहला प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पे होती है। फिर से सुनिएगा दोस्तों कि भारत में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पे होती है। ये है हमारा पहला क्वेश्चन। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक ठंडा स्थान कहाँ पाया जाता है। उस स्थान का नाम बताना है कि भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। तो ये था दोस्तों हमारे 2 क्वेश्चन जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। यदि आप नहीं देते हैं तो इसका जवाब हम अगले वीडियो में उपलब्ध कराएंगे। तो तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।